बंगाल में ममता बनर्जी के 43 मंत्रियों को राज्यपाल ने दिलाई शपथ। कुछ विधायक वर्चुअली कार्यक्रम में हुए शामिल। हिमंत बिस्व शर्मा ने संभाली असम की कमान। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण में शामिल हुए जेपी नड्डा। कोविड-19 पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, कोविड टीके पर पूरी तरह से नहीं हट सकता जीएसटी, ऐसा करने से महंगी होगी दवा। और दिल्ली में दिखने लगा लॉकडाउन का असर। खाली दिखाई दी सड़कें और मेट्रो स्टेशन भी हुए बंद। 17 मई सुबह 5 बजे तक रहेंगी पाबंदियां। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित राजभवन में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के मंत्रिमंडल ने शपथ ली, जिसमें कुल 43 मंत्री शामिल हुए। कुछ विधायक वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई हैं। ममता बनर्जी ने शपथ लेकर कामकाज भी संभाल लिया है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल ने आज शपथ ली है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राजभवन में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सभी कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई। वहीं 3 मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ ग्रहण की। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ममता बनर्जी यहां पर मौजूद रही। क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी का दामन थामा था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हावड़ा के पूर्व मेयर और बीजेपी के उम्मीदवार रतन चक्रवर्ती को पराजित कर एमएलए बने और ममता बनर्जी ने अब उन्हें राज्य मंत्री बनाया है। आपको बता दें, मनोज तिवारी का बचपन हावड़ा की गलियों में बीता। उसके बाद उन्होंने करियर के रूप में क्रिकेट को चुना और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। तो वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में शपथ दिलाई। मनोज तिवारी ममता बनर्जी के नए खेल राज्य मंत्री बनाए गए हैं। Feeling is very happy, actually means I'm very happy to be honest, but at the same time I also know that it's a great responsibility, a big responsibility on my shoulders to take it forward, and the people who have sent me here by voting in large numbers, big numbers, it's my responsibility to make sure that their daily life, daily issues which they go through, I can solve them and solve them quickly. So I just want to thank the people of Shibpur and also our Honorable Chief Minister Mamta Didi for having that belief in me that I can do justice to what she has given me the opportunity, and feeling is very happy, but yeah, at the same time big responsibility. बीजेपी नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में सोमवार को 12 बजे राज्यपाल जगदीश मुखी ने हिमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री शर्मा के साथ अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे। हालांकि हिमंत शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना पर नियंत्रण पाना है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी के साथ पैर पसार रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शर्मा को इसे नियंत्रित करना होगा। गौरतलब है कि हिमंत बिस्व शर्मा एक मंझे हुए राजनेता है। शर्मा की पकड़ प्रदेश से लेकर दिल्ली तक है। बीजेपी से पहले वो कांग्रेस में भी काफी सक्रिय रहे हैं। শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু
আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি। बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी भाजपा ने अब अपना विधायक दल का नेता चुनने के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। पार्टी की ओर से बयान में कहा गया कि भाजपा संसदीय बोर्ड ने बंगाल में पार्टी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब ये दोनों केंद्रीय नेता बंगाल के दौरे पर हैं। बंगाल दौरे के दौरान दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की, साथ ही बैठक कर विधायक दल यानी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी चुनने की जिम्मेदारी इन्हीं पर्यवेक्षकों के पास है। देश में कोरोना महामारी के दौरान जरूरी सेवाओं और उपकरणों के वितरण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से कोर्ट की सुनवाई रद्द करनी पड़ी। अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और अस्पतालों को जरूरी मेडिकल उपकरण किस तरह से बांटे गए, इस पर कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा था। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल उपकरणों को लेकर हो रही सुनवाई फिलहाल टल चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस सुनवाई में जज और वरिष्ठ वकील तक डिस्कनेक्ट हो रहे थे। यही नहीं, सुनवाई से पहले एक अजीब स्थिति भी पैदा हुई। पी चिदंबरम के बैकग्राउंड से सोनिया गांधी का भाषण सुनाई दिया, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि प्लीज इसे बंद किया जाए। इधर केंद्र और राज्यों के बीच कोविड-19 टीकों की अलग अलग कीमतों को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर केंद्र सरकार ने कहा कि महामारी के समय इन मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए बहुत कम जगह है। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों ने वोट करने का फैसला किया, इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी और मानव अधिकारों की कीमत चुकानी पड़ रही है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर आपका वोट आपकी मौत, संपत्ति की तोड़फोड़ और लूट का कारण बनता है तो ये लोकतंत्र का अंत है। The most alarming situation
the most concerning facet of this violence is that in democracy, people are being made to pay price with their life, with their rights, with their human rights, because they chose to vote. If your vote becomes a cause of your death, destruction of property, you are subjected to loot, arson, coercion, intimidation. It is मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना वायरस को रोकने में लगी शिवराज सरकार अब जिलेवार बैठकों के जरिए व्यवस्थाओं पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में प्रशासनिक अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का फीडबैक लेंगे। आपको बता दें, अपने जबलपुर जाने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों और अफसरों को कह दिया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोई भी अफसर या फिर जनप्रतिनिधि एयरपोर्ट पर अगवानी करने न आए। निर्धारित बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शिवराज ने कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जरा सी चूक घातक साबित हो सकती है, इसलिए उनके जबलपुर दौरे के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाए। कोविड के खिलाफ लड़ाई केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लड़ रही है। सवेरे उन्होंने हमें ऑक्सीजन की सौगात दी थी, बॉटलिंग प्लांट और बाकी सुविधाएं मुहैया कराई थी। आज जब हम लोगों ने चर्चा की तो मोइल 350 बेड के कोविड केयर सेंटर को मध्य प्रदेश में बनाएगा। बालाघाट में 100 बिस्तर, मंडला में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर, सिवनी में 60 बेड का कोविड केयर सेंटर, डिंडोरी में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर और नरसिंहपुर में 40 बेड का कोविड केयर सेंटर ये मोइल बनाएगा। ये माननीय प्रधान जी ने चर्चा करके तय किया है, आवश्यक निर्देश दिए हैं। यहां वर्चुअली मीटिंग में सारे संबंधित कंपनी के अधिकारी जुड़े थे और ये सभी बेड ऑक्सीजन बेड। भारतीय नौसेना के टैंकर जहाज आईएनएस ऐरावत सोमवार को सिंगापुर से 8-20 टन खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 3150 ऑक्सीजन सिलेंडर, 500 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर, 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 450 पीपीई किट के साथ विशाखापट्टनम पहुंचा। यह जानकारी भारतीय नौसेना के अधिकारी ने दी। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संक्रमितों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है। इस बीच विदेशों से मदद मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। भारतीय नौसेना के टैंकर जहाज आईएनएस ऐरावत सोमवार को सिंगापुर से 8-20 टन खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 3150 ऑक्सीजन सिलेंडर, 500 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर, 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 450 पीपीई किट के साथ विशाखापट्टनम पहुंचा। और यह जानकारी भारतीय नौसेना के अधिकारी ने दी। आपको यहां पर बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संक्रमितों और कोविड से होने वाली मौत की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट राहुल वोहरा का रविवार को कोविड-19 की वजह से निधन हो गया था। अब उनकी वाइफ ज्योति तिवारी ने हॉस्पिटल से पति का एक वीडियो शेयर किया और उनके लिए न्याय की मांग की है। दरअसल ये वीडियो खुद राहुल ने शूट किया था और इसमें वे ऑक्सीजन मास्क के बारे में कहते हैं कि इसकी बेहद जरूरत है आज के टाइम में और इसके बिना मरीज छटपटा जाता है। कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला था, वो आते हैं और चले जाते हैं, फिर उनको आवाजें लगाओ, आते ही नहीं। दरअसल राहुल वोहरा की वाइफ ने इस वीडियो को शेयर किया है। आप भी ये वीडियो देखिए। इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम पे। बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है, बिना इसके। कुछ नहीं आ रहा इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला, एक जरा सा फॉल्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करता है, एक बॉटल होती है, उस बॉटल को फुल भर के उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है, वो करके चले जाते हैं। फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है। एक 1.5 घंटे बाद आते हैं, तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर इसको लगाओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो कि सुनो प्लीज़ ये कर दो, कहते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बताओ मैं इसको ये कि क्या करूं मैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर डाला है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। इसके पीछे भारत को दुनिया भर से मदद मिल रही है। छोटे बड़े सभी मित्र देश भारत के साथ इस महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यही वजह है कि कुछ दिन पहले तक ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाओं और अन्य मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी से परेशान भारत में स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर अब बेहतर हो रही हैं। दुनिया भर से रोज मदद पहुंच रही है। INS त्रिकंद कतर से 227 एम्प्टी ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के साथ मुंबई पहुंचा। सीओ कैप्टन हरीश बहुगुणा कहते हैं, जहाज ने 5 मई को हमद पोर्ट कतर में प्रवेश किया और ऑक्सीजन कंटेनर की पहली खेप मंगाई, जिसे फ्रेंच मिशन ने ऑक्सीजन सॉलिडेरिटी ब्रिज के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराया। That the Indian naval ship Trikand, which was deployed for Operation Samudra Setu 2, arrived this morning at Mumbai
with 2 liquid medical oxygen filled containers, each of 20 metric ton capacity. The ship, whilst mission deployed along with other Western Fleet units, was pressed into national tasking for shipment of liquid medical oxygen containers and associated medical equipment from various countries. The ship entered Hamad Port, Qatar on 5th of May 21 and embarked the maiden shipment of oxygen containers, which was facilitated by the French mission as part of Oxygen Solidarity Bridge to support India's fight against COVID-19 pandemic. We are thankful to the French side for the support during these trying times. As part of Operation Samudra Setu 2, Western Fleet ships participating in Indo-French bilateral exercise were तो भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अस्पतालों में मरीजों को बेड के अलावा ऑक्सीजन की किल्लत की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच विदेशों से भारत को लगातार मदद पहुंच रही है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और ठीक तरीके से काम नहीं करने का आरोप लगाया है। विदेशी मदद को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा, विदेशों से मिल रही मदद पर भारत सरकार का बार बार छाती ठोकना दयनीय है। अगर भारत सरकार ने अपना काम किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी अगवाई वाली पंजाब सरकार दी कोरोना फतेह किट अज एकांतवास मरीजां लई साबित हो रही कारगर। इस किट दे विच कोरोना मरीजां लई जरूरी दवाइयां, काढ़े समेत ऑक्सीजन दी जांच करन लई पल्स ऑक्सीमीटर ते डिजिटल थर्मोमीटर मौजूद हन। जेकर तुहानू भी कोरोना है तां तुसी अपने घर विच एकांतवास हो तां हुणे 104 हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करो। कोरोना फतेह किट तुहानू तुहाडे घर तक पहुंचाई जावेगी। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना महामारी की दूसरी वेव ने देश को हिलाकर रख दिया है। देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना संक्रमितों की जान जा रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते सियासत गरमाती जा रही है। वहीं बीजेपी के लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर जांच करवाने की मांग की। सरकार कैसे करती है ये मैं आपको बता दूं। वो देखती है कि किस राज्य में कितने एक्टिव केस हैं, उनको कितना, एक पेशेंट को कितना ऑक्सीजन की जरूरत है, उस हिसाब से वो ऑक्सीजन उनको सप्लाई करती है। आज अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में, देश में सबसे ज्यादा दिल्ली में पर कैपिटा ऑक्सीजन दी जा रही है। केरल में एक पेशेंट को जहां पर 6 लीटर मिल रही है, जहां पर हरियाणा में 25 लीटर एक पेशेंट को मिल रही है, जहां पर महाराष्ट्र में केवल 27 लीटर एक पेशेंट को मिल रही है, वहीं आज दिल्ली में 66 लीटर 66 लीटर एक पेशेंट को ऑक्सीजन। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री कहे कि हमें टैंकर भी दे दो, हमें ऑक्सीजन प्लांट भी दे दो, आप अपने सरकारी अस्पतालों में बेड भी बढ़वा दो, आप वो राधा स्वामी के हॉस्पिटल में ITBP के डॉक्टर भी भेज दो, DRDO का हॉस्पिटल भी आप ही बना दो, ऑक्सीजन भी आप हमारे अस्पतालों में पहुंचा दो, तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। एक ऑक्सीजन प्लांट केवल 60 लाख रुपए में 15 दिन में तैयार हो जाता है। केवल अगर अरविंद केजरीवाल 65,000 करोड़ रुपए का बजट है, उसमें 5 करोड़ रुपए खर्च कर देता तो 10 प्लांट आज दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों में लग जाते, उनको किसी सप्लाई की। दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा ऑक्सीजन वाला कोई राज्य है तो वो दिल्ली है। उसके बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल और ऑक्सीजन मांग रहे हैं तो ये ऑडिट होना चाहिए।
इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई कमेटी इसकी जांच करे कि ये कहाँ जा रही है। हम जो देख रहे हैं कि ये अमानतुल्लाह के घर में जा रही है, इमरान हुसैन के घर जा रही है, संजय सिंह के ऑटो में जा रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जा रही है। तो ये कहाँ जा रही है, किस वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रही है? ये पंजाब में जा रही है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं, वहां आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जा रही है। 2 दिन के दौरे पर रविवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने आवास के शक्तिपीठ में कोविड महामारी के विनाश और जन कल्याण के संकल्प के साथ रुद्राभिषेक कर ईश्वर से प्रार्थना की। लगभग घंटे भर चले इस अनुष्ठान में उन्होंने भगवान शिव को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 11 लीटर दूध और 5 लीटर कुशोदक समर्पित किया। तो वहीं गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज चरगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन अभियान का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल की अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री एम्स में निर्माणाधीन कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कॉलेज सभागार में जिले के अधिकारियों और गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के जिलों के अधिकारियों से वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में दोनों मंडल में कोरोना संक्रमण को रोकने और पीड़ित लोगों के उपचार को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में सोमवार से 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए गए फैसले के बाद 11 अन्य जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें दिल्ली से सटे दोनों जिले शामिल हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह में ही कहा था कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण अब 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। सोमवार से गाजियाबाद जिले में भी 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 66 केंद्रों में से 44 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण चल रहा था, जिनमें से अब 16 केंद्रों में 44 वर्ष तक के लोगों का टीका लगाया जाएगा। जिले में रविवार शाम वैक्सीन की 19,000 डोज पहुंची है। सुबह मॉर्निंग 9 बजे से लेकर के पहला स्लॉट स्टार्ट हो गया है, मगर यहाँ पे 10 बजे से पहले कभी स्टार्ट नहीं होता है।
और यहाँ पे भीड़ देख लीजिए, जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, आमजन लोग हैं, वो इतने परेशान हैं इस चीज़ से कि वो लोग बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं। कभी भी कोई भी संक्रमित हो सकता है। अगर इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जैसे कि सामुदायिक केंद्र में या फिर किसी रामलीला मैदान में की जाए, वो उचित है। ये बिल्कुल रिहायशी एरिया में आप देखिए, और भीड़ देखिए। आज से 19+ का वो दिया गया है स्लॉट, जिसमें आज मॉर्निंग से ही 8 बजे से यहाँ पे ये हुजूम लगा हुआ, और ये टाइम पर टाइम बढ़ता ही जा रहा है। और अभी 45+ वालों की कंप्लीट नहीं हुई। इवन यहाँ पे वो भी देखिए, बुजुर्ग लोग भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, वो भी अभी वेट कर रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन का। 19 का और आ गया, तो यहाँ पे मोस्टली इतनी भीड़ रहती है। आप आजू बाजू देखें, कभी भी 200-250 से आदमी कभी कम रहता ही नहीं है शाम तक। सर, आबादी के बीच में लोगों ने बनाया सेंटर, गलत नहीं बनाया लोगों ने? बिल्कुल गलत है। इसके बारे में कई बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं, मेल भी हो चुका है, मगर इस पर अभी तक कोई। सरकारी तेल कंपनियों ने 2 दिन की राहत के बाद आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आपको अब पहले की तुलना में ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आज डीजल की कीमत 31 से 35 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 23 से 26 पैसे तक बढ़ गई है। इस इजाफे के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 91 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 82 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या है, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। डेली ऐसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं कि आम आदमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। एक आदमी डेली जो प्राइवेट नौकरी करने वाला है, 10-15 हज़ार में कैसे गुजारा होगा उसका? तो बाइक है, एक तो लॉकडाउन लगा हुआ, डेली ड्यूटी नहीं मिलती आदमी को, उसके बाद इतना दाम डेली बढ़ना, गवर्नमेंट को इसमें कुछ सोचना चाहिए सर। एक आदमी के लिए कुछ सोचना चाहिए ना, इतना तो पॉसिबल। महामारी चल रही है, उसमें भी ये हाल है, और फिर ये पेट्रोल दाम क्या नहीं, सरकार से यही हम आशा करते हैं कि मतलब कम से कम महंगाई पे तो कंट्रोल करना चाहिए। पेंडेमिक चल ही रहा है, बीमारी चल रही है, लेकिन महंगाई इस हिसाब से बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम डेली बढ़ना एक आम आदमी के लिए बहुत पॉसिबल नहीं है सर जी। इस पे तो गवर्नमेंट को कुछ ध्यान देना चाहिए। बाकी क्या कहना, गवर्नमेंट तो पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग गरीब लोग जनता परेशान है बहुत ज़्यादा। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दामों को थोड़ा सा कम किया जाए, जिससे कि गरीब जनता को राहत मिले। और सारे सामानों में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है। एक तो महामारी चल रही है, उस महामारी से लोग मर रहे हैं, इधर फिर भूखमरी से लोग मरेंगे, तो इसका ध्यान दे सरकार, ये हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। देश इस समय कोरोना की मार से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में भी राज्य सरकारें लगातार संघर्ष कर रही हैं और अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन लगा रही हैं। यहाँ हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि देश के अलग अलग कोनों से हैं। इसमें आप लॉकडाउन की स्थिति को देख सकते हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाजार में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ भीड़ खुले तौर पर कोरोना को दावत देती नजर आ रही है। इसके बाद तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां आप देख सकते हैं कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर पुलिस तैनात है और बेवजह घरों से निकले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस हाईवे पर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। और तीसरी तस्वीर ओडिशा के भुवनेश्वर की, जहां आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर चहल पहल है और पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। चौथी तस्वीर मणिपुर के इम्फाल की है, जहां आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है और नियमों की उल्लंघना करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं पांचवी तस्वीर कर्नाटक के कलबुर्गी की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पुलिसकर्मी लोगों पर सख्ताई करते नजर आ रहे हैं। आखिरी तस्वीर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से, जहां पुलिस सख्ती से लॉकडाउन की पालना करवाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो लॉकडाउन की अलग अलग बानगी है।
एक तरफ जहां पूरा भारत कोविड-19 से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में वैक्सीन की कमी ने लोगों को परेशान किया हुआ है। अपनों की जान बचाने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कोविड मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने से ना तो उन्हें समय पर इलाज मिल रहा है और ना ही वैक्सीन। मरीज और उनके तीमारदार बेबसी के आंसू पीने को मजबूर हैं। भारत में वर्तमान में एक दिन में 4,50,000 से ज्यादा एक्टिव केस पाए जा रहे हैं। वहीं कोविड ने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ को प्रभावित किया है। कोविड के बिगड़ते हालातों पर अब कई पार्टियां सत्ता की रोटी सेकने में जुट गई हैं। तो वहीं अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएमओ से देश की जनता से माफी मांगने की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने देश के वर्तमान हालातों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में पीएमओ इंडिया को टैग करते हुए लिखा कि पीएमओ संसद और प्रेस का सामना करने से डरता है। वो शमशान और कब्रिस्तान के बारे में घंटों बात कर सकता था, लेकिन अस्पतालों के बारे में कभी बात नहीं की। उसे उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को ऑक्सीजन बेड, दवाइयों की कमी से खोया है। उधर दिल्ली के पंडारा पार्क के नवयुग स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने आए लोगों का कहना है कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। कोरोना फिर से बढ़ रहा है। यहां वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट के लिए रखा जा रहा है ताकि कोई साइड इफेक्ट हो तो पता चल जाए। जब वो वैक्सीन लगवाने आए हैं, हाँ, क्या क्या प्रोसेस रहा है, क्या क्या प्रोसेस अंदर क्या आपने? बहुत अच्छा है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग है, सब मास्क है, सैनिटाइजर है, अच्छा व्यवस्था है सब। अंदर जाके अंदर वैक्सीन जब लेने जाते हैं तो अंदर क्या क्या उन्होंने आपको गाइडलाइंस बताई है, क्या करना है क्या? बस रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखे थे, फिर एंट्री किया, फिर वैक्सीन लगाए। उन्होंने सर डॉक्टर पूछा जो कुछ प्रॉब्लम तो ये होगा, तो आधा घंटा रुकने के बाद फिर आए। आप यहाँ आए थे, किस लिए आए थे? वैक्सीन लगाने के लिए आए थे कोरोना की वजह से, और सबको लगाना भी चाहिए। सबको लगाना चाहिए। हाँ, सरकार ने जो गाइडलाइन की है उसका पालन करना। हाँ, उसका पालन भी करना चाहिए और उसका मतलब लाभ उठाना चाहिए सबको। मैं यहाँ पे वैक्सीन का अपना फर्स्ट डोज लेने आया था। प्रिकॉशंस ये बताया कि खाली पेट वैक्सीन नहीं लेना, और वैक्सीन लगाने के बाद हमें 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन के लिए रखा, जिसके बाद ही हमें भेजा गया। जो वैक्सीन लग रही है उसके बाद का कोई प्रॉब्लम? वैक्सीन के बाद 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है, जिसके बाद ही अगर कोई साइड इफेक्ट्स कुछ है तो देखने के लिए, उसके बाद ही हमें भेजा गया था। जैसे कि लोग नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोगों की लाइन लगी है, क्या आप सरकार से बोलना चाहेंगे कि सबको लगाना चाहिए, ये फायदेमंद है? हाँ, वैक्सीन फायदेमंद है, सबको लगाना चाहिए। जैसे कि सभी जानते हैं कि कोविड का वेव फिर से बढ़ रहा है, तो इसको टैकल करने के लिए हमें वैक्सीनेशन ही एक स्टेप है जो करना चाहिए। और बाकी जो प्रिकॉशंस है जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सब तो करना ही चाहिए। अलग से वैक्सीनेशन। कोरोना वायरस महामारी के आपदा काल में डॉक्टर साक्षात भगवान बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। अपनी जान को खतरे में डालकर इलाज में जुटे डॉक्टरों की बदौलत लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी है। बिहार के वैशाली जिले के महनार प्रखंड की हसनपुर दक्षिणी पंचायत के मुखिया मुकेश कुमार सिंह एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनोरंजन कुमार सिंह के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के मानवता की मिसाल जो है वो सामने आई। उन्होंने फौजी उदय सिंह के 65 वर्षीय पिता राम उद्वार सिंह की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद उन्हें अपने कंधे पर लाद कर दाह संस्कार किया। डॉक्टर मनोरंजन एवं मुखिया मुकेश ने PPE किट पहनकर स्वयं शव को उठाया और गंगा घाट पर ले गए, जहां शव का अंतिम संस्कार किया गया। रात से हमें फ़ोन आता रहा, मैसेज आता रहा, लेकिन रात को देखते हुए रात में हम कुछ मैनेज नहीं कर सके। आज सुबह हमने मानवता को देखते हुए कोई आदमी, उनके परिवार के सदस्य, उनके अगल बगल के जितने पटीदार थे, जो भी थे, कोई छूने के लिए तैयार नहीं थे। एक आदमी
सिर्फ खड़ा था वो वहाँ का मुखिया मुकेश। फिर भी उनसे नहीं हो सका। उन्होंने हमें भी कल रात से कांटेक्ट किया, हमने उनसे बातें की। हम कहे कि धीरज रखिए, कोई नहीं है, प्रशासन नहीं भी साथ देगा तो हम हैं। और मैं सुबह इसी में लग गए और फिर भी कोई आदमी तैयार नहीं था। मेरे आगे बढ़ने पर ही हमारे 2 और स्टाफ, 2 मल्लिक स्टाफ जो हमारे अस्पताल में ही कार्यरत हैं, उन्होंने मेरा साथ। हम सभी जगह जल्लादों को बैठा देते हैं और ये नेता ट्वीट का खेल खेलते हैं, वीडियो पर खेल खेलते हैं। पूरा बिहार त्रस्त, एम्बुलेंस गायब, दरभंगा का सिविल सर्जन मशीन गायब कर देता है और हाजीपुर के सिविल सर्जन को तो कुछ पता ही नहीं चलता है। महनार के पीएससी में वहां के चिकित्सा प्रभारी और मुखिया एम्बुलेंस के अभाव में और पूरे गांव के लोगों के विरोध के कारण पीपी किट्स लगा करके एक कोविड मृतक को कंधे पर लेकर के जलाने का काम करता है। बाहरी स्वास्थ्य विभाग, बाहरी सरकार, बाहरी मंत्री जी और बाहरी विधायक और एमपी, क्या खूब सिला दिया है। पहली बार बांग्लादेश, नेपाल, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से भी भूखा देश, बीमारू देश, जहां ऑक्सीजन, दवाई, सिलेंडर, बेड, वेंट, वाईपैक के चलते तरफ तरफ के लोग मर जाए। कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्गों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन कोवी वैन लॉन्च की है, जो कि साउथ दिल्ली के बुजुर्गों की मदद करेगी। दरअसल कोरोना संकट के इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही है। कोरोना के डर से वो अपने घर में कैद होकर रह गए हैं। किसी भी जरूरी काम के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा सोच समझकर घर से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में कोवी वैन उन बुजुर्गों की मदद करेगी जिन्हें डॉक्टर से मिलने या वैक्सीन लगवाने या फिर घर का कोई जरूरी सामान लेने बाहर जाना है। ये साउथ दिल्ली पुलिस की तरफ से इंट्रोड्यूस है जीके में। ये जीके में काफ़ी सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके पास कोई रहता नहीं है, वो अकेले ही यहाँ रह रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका हर तरीके से ध्यान रखा जाए। उसी के लिए हमने ये इंट्रोड्यूस किए कोवी वैन। इसका नंबर हमने सभी सीनियर सिटीजन्स के पास बीट ऑफिसर्स के थ्रू पहुंचा दिया, प्लस एक स्पेशली अनाउंसमेंट वैन है हमारे पास, उसके थ्रू ये नंबर हमने पहुंचा दिया गया है। और जिन्हें भी जरूरत हो, वैक्सीनेशन करवानी है, डॉक्टर के पास जाना है, जब भी हम ये चाहते हैं कि कोई सीनियर सिटीजन अपने घर से बाहर निकले, तो जो बाहर कोरोना का जो डर बना हुआ है, उस जो कोरोना का वायरस जिस तरीके से अफेक्ट कर रहा है लोगों को, उससे बचाने के लिए वो हमारी ये सैनिटाइज वैन होती है, वेल सैनिटाइज है, उनको ले जाने से पहले हम करवाते हैं इसे। वो लेके जाती हैं उन्हें, उनको जो भी काम होता है वो करवा के उन्हें वापस सुरक्षित हालात में घर पे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी।